गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी जो हम लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये क्लास 11th का क्रैश कोर्स चल रहा है। और इन वीडियोस में या इन ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग 11th के लिए चैप्टर वाइज जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको जान रहे हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम बच्चों आपको करा रहे हैं, जो भी बोर्ड पर स्क्रीन पर जो भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप मन लगा करके इन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देखते जाइए, करते जाइए। आपको ये मेरे तरफ से फाउंडेशन फिजिक्स के डायरेक्टर राजेश प्रसाद के तरफ से ये गारंटी दी जाएगी कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 80% की तो गारंटी है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। किस्मत अच्छा रहा तो 100%। अभी 12 क्लास में देखिए, हमने जो भी असाइनमेंट दिया, सब्जेक्टिव तो सभी लोग भिड़ा देते हैं। सब्जेक्टिव तो आप भी गेस कीजिएगा ना, पढ़ने के बाद तो आप भी 2 4 5 क्वेश्चन गेस कर लीजिएगा। याद कीजिए 10th क्लास में पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद और 1-2 साल का क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इस बार लॉन्ग में, कौन सा क्वेश्चन इस बार शॉर्ट में पूछेगा। लेकिन आप सेकेंड ईयर के बच्चों से पता कीजिए कि हमने जो असाइनमेंट बनाया था सेकेंड ईयर वालों के लिए, उस असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव तक टैली किया। अरे ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, उनका जो ऑप्शन था ना, ऑप्शन तक, वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन टू ऑप्शन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन टैली किया। तो ये है फाउंडेशन फिजिक्स की खास बात। और ये खास बात आया कहां से? एक्सपीरियंस से। तो एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ने का अपना तो कोई खास बात होगा ना, अपना तो कोई महत्व होगा ना, कि भाई फलाना सर को इतने दिन का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहिए। नए नए टीचर के पास, जो कि अभी ये पढ़ाना शुरू किया है, 1 साल 2 साल से पढ़ा रहा है, बस बच्चों को इंटरटेन करा रहा है। पढ़ा क्या रहा है? बच्चों को इंटरटेन करा रहा है, शायरी मार रहा है ना, जोक सुना रहा है, डांस करवा रहा है, तो आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए तो आप उनके यहां से कितने लोग जेईई मेन, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। जबकि फाउंडेशन फिजिक्स का इतिहास है, हर साल 2 4 बच्चे जरूर से जरूर क्वालिफाई करते हैं। हम बीच बीच में स्टेटस लगाते रहते हैं। कुछ पुराने बच्चे का इधर, हम पहले तो रिकॉर्ड रखते नहीं थे, इधर 2-3 साल से रिकॉर्ड रख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे 2011-12 से ही, उस समय फाउंडेशन फिजिक्स हमने स्टार्ट नहीं किया था, उस समय हजारीबाग में कोचिंग होता था WWPE, वहां पढ़ाते थे। और वहां पर वो स्पेशली इंजीनियरिंग का ही कोचिंग था। और एक साल में 20-20, 25-25 लोग वहां से जेईई मेन क्वालिफाई करते थे। फिर जब हमने अपना इंडिविजुअल किया तो एक सब्जेक्ट से कितना हम करा पाएंगे, लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट से 2 4 बच्चे तो क्वालिफाई करा ही देते हैं बच्चों। तो एक्सपीरियंस का लाभ लेना चाहिए। और यही एक्सपीरियंस का नतीजा है कि एवरी ईयर जो भी क्वेश्चन, जो भी असाइनमेंट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव तक भिड़ता है, ऑब्जेक्टिव तक टैली करता है।
आपको भी बता रहे हैं, नहीं विश्वास है, चलो अभी तो सर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, एग्जाम होगा ना भाई, तो उस दिन तो पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा ना, कि सर खाली ऐसे ही हवाबाजी कर रहे थे, कि कुछ दम था सर के बातों में। तो एग्जाम से निकलिएगा और असाइनमेंट आपके सामने होगा, एक क्वेश्चन को पढ़ के चैप्टर वाइज मिला, चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट दिए है ना, चैप्टर वाइज मिला तो चले जाइएगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों को समझते हुए लाइफ का, कैरियर का डिसीजन लेना चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है जिसके लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, यह है वर्क, एनर्जी एंड पावर। लेसन 5वां लेसन, 4 लेसन का तक का हमने ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में। आप जाकर के वहां पर सभी वीडियो को देख सकते हैं। यह हमारा 5वां लेसन जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर का वीडियो है। चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि इन इलास्टिक कॉलिजन में, अब ये कॉलिजन कितने तरह का होता है उतना डिटेल से जाते नहीं है, चलिए फिर भी कॉलिजन 3 तरह का, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। तो कहता है कि इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है भाई, तो अगर डिफिनेशन याद होगा तो इलास्टिक कॉलिजन में देखिए यहां पर बोल्ड किया हुआ है, इलास्टिक कॉलिजन में दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। लेकिन सब में नहीं, इनइलास्टिक में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। लेकिन इलास्टिक कॉलिजन में दोनों कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ओके, नेक्स्ट आइए, यानी ऑप्शन सी। अरे बाबा, अच्छा बी वहां पर है, ठीक है, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन आइए, कह रहा है ए बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय पहला अप्लाइड फोर्स एंड फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। सोचिए ना, वस्तु को जमीन से उठाया जा रहा है h हाइट तक, तो हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, तो भाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री निगेटिव। तो पहले अप्लाइड फोर्स है तो पॉजिटिव और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो निगेटिव। ये ऑप्शन ए, पॉजिटिव निगेटिव। देखिए अब कहिएगा कि सर दोनों नहीं, पहले जो है उसका ऑप्शन रिस्पेक्टिवली क्रमशः में आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए, दूसरा का ऑप्शन ए। नंबर 3 में आइए, कह रहे द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। अब देखिए ना, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन, ये इस फॉर्मूला से पता चल रहा है कि वर्क डन डिपेंड किस पर कर रहा है, तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ऑप्शन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट, नहीं भाई इस पर तो डिपेंड कर रहा है, द फोर्स अप्लाइड कर रहा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पर भी कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, सर ये भी वाला भी तो कहीं है नहीं, यानी डज नॉट डिपेंड का बात कर रहा था ना। तो कह रहे वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क जो है वस्तु के इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ए मूविंग पार्टिकल मास m एंड वेलोसिटी भी हैविंग ए मोमेंटम p, और उसका मोमेंटम भी p है, विच वन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो कह रहा है कि अगर p मोमेंटम है, मास m है, वेलोसिटी भी है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे एक रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो p स्क्वायर बाई 2m। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, यहां पर ये ऑप्शन सी होगा, लेकिन इसमें v स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा जी, p स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। ठीक है, उस ऑप्शन को सुधार लेंगे आप लोग, v स्क्वायर बाई 2m नहीं, p स्क्वायर बाई 2m। ओके,
आइए, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। ए बॉडी ऑफ मास m, mass 10 kg, moving at a height of 2 meter with uniform speed 2 meter per second, its total energy is। अब देखिए जो टोटल एनर्जी है ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh, यानी क्या हाफ mv²। तो देखिए ना, हाफ m कितना है 10 और v कितना था 2 का स्क्वायर प्लस m यानी 10, g यानी 9.8 और h यानी कि 2 मीटर। अब इसको भैया सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस ये हो जाएगा 196 यानी कि 216 जूल। यही ना है। अरे कुछ हाइट पर है और मोशन में भी है, तो हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी और मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा के प्लस पी। तो के हाफ mv², पी mgh, दोनों को सॉल्व करेंगे 216, बी ऑप्शन आ गया। देखिए, Which of the following units is a unit of power? पावर का यूनिट क्या? वाट। ये तो सिंपल सा है, पावर का यूनिट वाट। 7 नंबर में आइए। The work done by a body against friction is always result in। फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जब काम करेंगे तो एनर्जी लॉस ही ना करेगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन के अगेंस्ट में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, यानी 7 का ए ऑप्शन, 7 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस। कंस्ट्रेंट मतलब बाध्य करना, नहीं कि आपको इधर ही जाना है। तो एक बॉडी को वाई एक्सिस में मूव कराना है। इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स, इसके लिए उस पर एक फोर्स लगा दिया गया इतना, ठीक है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए बॉडी ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? एफ डॉट एस, यानी एफ कितना है -i प्लस 2j प्लस 3k को डॉट से गुना कर दीजिए कितना 4 और वाई एक्सिस में यानी j। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? j डॉट j यानी कि 8 जूल वर्क डन, बी ऑप्शन। सीधा सीधा तो है। 9 नंबर में आइए, कह रहा वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डॉट एस। वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डॉट एस। एफ क्रॉस एस नहीं होगा, एस क्रॉस एफ नहीं होगा, एफ डॉट एस नन ऑफ दिस। तो एफ डॉट एस सिंपल सा फॉर्मूला तो है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। फिर से यहां देखिए, अभी 8 जो बनाए उसी तरह का क्वेश्चन है। ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, इट इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स, इतना फोर्स इतना लगा। द वर्क डन बाई द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिस्टेंस 10 मीटर। चलिए अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? फोर्स इनटू वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, है ना। अब एफ कितना लग रहा है? -2i प्लस 15j प्लस 5k डॉट क्या 10 मीटर वाई एक्सिस 10j। तो j को j से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 150 जूल। देखिए ना, ये आ गया ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी। सिंपल देखिए सारा कैलकुलेशन। इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन को भी देखते जाइए ना बच्चों। अगर इसी में कह देता एक्स एक्सिस मान लिया जाए तो एक्स एक्सिस यानी आई कर देते और आई को आई से गुना करते, एफ डॉट एस। वर्क डन का फॉर्मूला सेम, लेकिन किधर ले जाना? अगर यहाँ y एक्सिस कहता है x एक्सिस, तो यहाँ x एक्सिस का डायरेक्शन i लगाते और i को i से गुना करके बाकी सब 0 हो जाता। तो इसीलिए कह रहे एक्सप्लेनेशन को भी देखिए। एक्सप्लेनेशन देखिएगा ना और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज रहेगा तो आप कर लीजिएगा, लेकिन उम्मीद है चेंज नहीं रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए आइए देखा जाए ऑप्शन सी। आइए 11 नंबर कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडी है जिनका मास m1 एंड m2 है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज।
अब काइनेटिक एनर्जी सेम है भाई, ke1 इज इक्वल टू ke2 कर दीजिए। कर मोमेंटम तो ke1 इक्वल है, तो ke1 है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 स्क्वायर। p1 स्क्वायर बाई 2m1 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर बाई 2m2 हो गया। तो ये 2 से 2 कट गया, हमको मोमेंटम का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा। तो p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, ये यहां गया तो यहाँ m1 बाई m2 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो दोनों तरफ रूट हो जाएगा, यानी कि p1 बाई यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, p1 बाई p2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 बाई m2, यानी ऑप्शन सी देखिए है। तो अरे काइनेटिक एनर्जी सेम बोल रहा है ना भाई, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर दीजिए। कहीं कहेगा मोमेंटम सेम, तो मोमेंटम सेम करके एक एक्सप्रेशन निकाल देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, मोमेंटम के टर्म में, तो p1 तो पहला ही क्वेश्चन में आया था ना, p स्क्वायर बाई 2m, तो p1 स्क्वायर बाई 2m1 p2 स्क्वायर। अब यहां से p1 p2 का रेशियो निकाल दीजिए। ओके आइए 12 नंबर क्या कह रहा है, द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग है वो, द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u। जब उसको 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो उसका जो एनर्जी है वो u है। इफ इट स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर यानी 4 गुना, यानी कि देखिए ना x 4 गुना कर दिया गया, तो हाफ एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये आपका u दिया हुआ। अब x को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो न्यू एनर्जी ई डैश इज इक्वल टू हाफ के 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा जी, 16 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, और के एक्स स्क्वायर जो है u है, यानी कि हमारा हो जाएगा 16u, ये आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। आइए 13 में आइए, ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर ऑन ए फ्लोर ऑफरिंग रेजिस्टेंस ऑफ 100 न्यूटन, द वर्क डन बाय द फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, तो वर्क डन माइनस में, और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स 100 बाय डिस्प्लेसमेंट 4, फोर्स इनटू वर्क डन इज इक्वल टू क्या है भाई, एफएस कॉस थीटा। तो ये 100 न्यूटन फोर्स है, फोर्स इज 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 4, और अपोजिट फोर्स है यानी कॉस 180 लगेगा, यानी कि माइनस 400 जूल हो जाएगा। ये बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन है भाई। एरिया का बात कर रहा है, और एरिया कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से, इसलिए वर्क डन। Which one of the following is not a conservative force? भैया फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताए हैं ना, जहां पर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा दैट इज कंजर्वेटिव, और जहां पर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया काम पाथ पर डिपेंड करता है, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आइए नेक्स्ट 16 नंबर कह रहा है, क्रेन लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड। 100 kg के मास को 10 मीटर का हाइट उठाना है, ये 10 मीटर का हाइट है, यहां पर 100 kg का मास को उठाना है 20 सेकेंड में पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, और वर्क डन इज इक्वल टू mgh बाई टाइम, और mgh कितना आ गया जी, 100 गुने 10 इंटू एच भी 10 बाई टाइम कितना है 20, 1010, यही ना, 2 से 5 500 वाट, 500 वाट। कौन सा ऑप्शन देखिए, डी। अरे काम कितना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg इंटू एच, ठीक है। 17 नंबर यानी ऑप्शन डी ना, 500 वाट। 17 नंबर क्या कह रहा है भाई, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट इज कॉल्ड वर्क डन, और क्या कहलाएगा,
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। 18 नंबर में आइए, ए बॉय लिफ्ट ए मास ऑफ 1 kg टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर इन 20 सेकेंड। अभी सेम क्वेश्चन क्रेन वाला, 1 kg का मास है, इसको बच्चा जो है ये 1 मीटर हाइट उठा दिया, टाइम लगाया 20 सेकेंड। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू mgh बाई टाइम, mg कितना है 1 इंटू 10 इंटू हाइट भी 1/20, तो क्या हो गया 1/2 यानी कि 0.5 वाट। देखिए 0.5 वाट है ना ऑप्शन। तो सारा सॉल्यूशन देखिए ना, कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, 2020 में है। तो इसी तरह का आप देखिए ना, कोई रिपीटेड है क्या? नहीं ना है भाई। तो जब रिपीटेड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि यहीं से आएगा यही, लेकिन हाँ इसमें ऐसा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के अलावे भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसी टाइप का रहेगा, या मैक्सिमम चांस है कि सेम टू सेम रहेगा। इसलिए एकदम असाइनमेंट को करके जाइए, पानी के जैसा बना करके, कि बोले अरे तो ऐसे बनेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना। नहीं प्रैक्टिस करके जाइएगा असाइनमेंट को तो दिक्कत होगा, और असाइनमेंट प्रैक्टिस करके जाइएगा ना तो सर की जो गारंटी 80%, तो इतना तो कॉन्फिडेंट रहिएगा ना कि भाई 80% तो सर बोले थे, असाइनमेंट हम कंप्लीट कर लिए हैं, 80% से तो हमको कोई नीचे ला ही नहीं सकता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को, असाइनमेंट को देख करके, उसके एक्सप्लेनेशन को देख करके जाइए। A body of mass 10 kg is traveling with a uniform speed of 5 मीटर पर सेकेंड, its kinetic energy is, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा जी, हाफ mv²। तो कितना आ गया, हाफ है इक्वल टू कितना, मास 10 और v कितना बोल रहा है, 5 का स्क्वायर 25, तो 2 से 5 और 25 25 125 जूल, है ना। तो 19 का 125 जूल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 125 जूल। आइए 20 में आइए, ए क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन इन 2 सेकेंड। 1000 जूल का काम किया गया है 2 सेकेंड में। पावर, तो पावर इज इक्वल टू क्या है भाई, वर्क डन बाई टाइम। अरे वर्क डन हो गया 1000 जूल बाई 2 सेकेंड, तो 500 वाट। 500 वाट कहां पर है ऑप्शन में, देखिए ये वाला है। पावर है तो वाट में ना आएगा आंसर, 500 वाट। ओके 21 यानी ऑप्शन डी, 20 का ऑप्शन डी। 21 में आइए, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन अभी पहले भी बनाए थे 2 से 16। कुछ हाइट पर चल रहा है तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 216। भी सॉल्व करके बताए पिछला क्वेश्चन में। 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy। हाँ भाई, द रेशियो, रेशन कर दिया है, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। तो याद कीजिए, ये क्वेश्चन निकाले थे कि अगर काइनेटिक एनर्जी ke1 इज इक्वल टू ke2 है, तो फिर मोमेंटम का रेशियो क्या हो जाएगा, p1 बाई p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √m1 बाई m2। तो 1/4 यानी 1:2 आ जाएगा। अरे रूट में 1 है 4 है, तो 1/4 यानी √1/4 यानी 1:2। 23, a body of mass 10 kg falls from a height of 10 meter. Its increase in kinetic energy is, a body of mass 100 kg falls from a height of 10 meter, और वो गिर रहा है, अभी हम लोग उठाते थे, यहाँ ये गिर रहा है, तो करें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो इंक्रीज इन जितना ऊपर एनर्जी था उतना ही एनर्जी ऊपर में रेस्ट में था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू mgh। m कितना है भाई 100, g कितना 9.8 और कितना हाइट से गिर रहा है 10, तो ये 9800 ये आ गया 23 का ऑप्शन ए, 23 का ऑप्शन ए। ओके आइए आगे 24 में क्या कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम। अब देखिए अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बना देते थे वह कहता था कि सेम काइनेटिक एनर्जी, अब यहां कह रहा है सेम मोमेंटम, मास ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी ए, मोमेंटम सेम है भाई लेकिन मास अलग अलग है, तो कह रहा है विच ऑफ द टू विल हैव द हायर काइनेटिक, चलिए देखा जाए, कह रहा है कि P1 इज इक्वल टू P2, तो काइनेटिक एनर्जी जब P1 इतना है तो काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा 2me, ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, 2m1e1 अंडर रूट 2m2e2, तो रूट दोनों तरफ हट जाएगा, तो 2m1e1 इज इक्वल टू 2, एक मिनट दूसरा क्वेश्चन में घुस रहे हैं, यहां मिटा करके, अब यहां से रूट हट गया तो हो गया 2m1e1 इज इक्वल टू 2m2e2, हमको e2 e1 बाई e2 चाहिए भाई, e1 बाई e2, तो ये e2 इधर आया तो 2m2 बाई 2m1 हो तो गया 2 से 2 m2 बाई m1, m2 बाई m1 यानी कि एनर्जी जो है मास का इनवर्सली E1 इज इक्वल टू 1 बाई m1 और E2 इज इक्वल टू 1 बाई m2, यानी कि एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है मास का इनवर्सली हो रहा है, यहां पर मोमेंटम सेम रहेगा तब, तो मास किसका ज्यादा है, कह रहा है कि विच विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो जिसका भाई मास कम होगा, किसका, मास ऑफ बी इज ग्रेटर, यानी बी का मास ज्यादा है तो फिर ए का मास कम है, तो इसलिए ए का, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां से रिलेशन लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाई m इफ बॉडीज हैव इक्वल मोमेंटम। ये कंसेप्ट थोड़ा हो गया, याद रखेंगे, अगर मोमेंटम सेम दिया रहेगा दो बॉडी का तो उस स्थिति में जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, तो ए का मास कम है तो ए का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुआ। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ रहा है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम और वर्क डन इज इक्वल टू mgh बाई टी, और m कितना है 100 kg, g कितना है जी 9.8 और इनटू हाइट कितना है 50, टाइम कितना चाहिए 50 सेकेंड, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 980 वाट। कितना आसान सा क्वेश्चन है, झूठ में टेंशन लिए हुए, बस एक बार देख करके समझ के जाना है, सब हो जाएगा। Due to application of 5 Newton force on a body on an object moves 10 meter along perpendicular direction of the force। चलिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाए और वो 10 मीटर चल रहा है, लेकिन किधर, फोर्स के परपेंडिकुलर। तो आपको याद है वर्क का कंसेप्ट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर देन जीरो वर्क, देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 जूल। कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा देन F5 फोर्स कितना 5, डिस्प्लेसमेंट S और थीटा 90, cos 90 0, देन द रिजल्ट विल बी 0। ओके, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, अभी तो ये क्वेश्चन पहले भी था, वर्क जो है क्या है Fs cos थीटा, तो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, इनिशियल वेलोसिटी पर ही तो पहले भी बताए। 27 का D डज नॉट डिपेंड ऑन, 26 का जीरो वर्क, देखते जाइए तो कितना आसान है। 27 द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, वर्क जो है किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। आइए 28 द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस
तो याद कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एंड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स बाय ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई 29 है ना। 29 में क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अरे तो अभी आया तो पहला नंबर में भी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, यही ना रिलेशन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ए ऑप्शन। आइए 30 में, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। हाँ, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जूल तो एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, बट किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। वाट क्या, वाट से बड़ा किलोवाट, वाट किसका यूनिट है, पावर का, तो किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन, ये किलोवाट इज द नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है तो किलोवाट, किलोवाट जो है एनर्जी का यूनिट नहीं है। टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम। देखिए मोमेंटम इक्वल फिर से कर रहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो जब मोमेंटम सेम है, P1 इज इक्वल टू P2 है, तो आपको बताए थे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो E1 बाई E2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। अभी निकाले थे रिलेशन M2 बाई M1, तो एक एनर्जी सेम है तो M2 बाई 1, 2 बाई 1। देखिए यहां से 2 kg 1 kg 2 बाई 1, ठीक है, ऑप्शन बी। निकाले रिलेशन तो अभी थोड़ी देर पहले ही कोई किसी क्वेश्चन में। 32, इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक है ना, क्या होगा, तो भाई इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, जो भी हो, किसी भी तरह के कॉलिजन में बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। चाहे वो इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हर तरह। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन, किसी भी तरह के कॉलिजन में दो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। 32 का ऑप्शन बी। 33 में आइए, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको याद रखेंगे, पढ़ाते समय निकाल दिए थे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। देखिए यहां क्वेश्चन 34, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, किसी भी तरह के कॉलिजन में क्या क्या, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। एक के बाद बी कहां गया भाई, बोथ ए एंड बी, सी डी क्या ही गड़बड़ है। चलिए ना, ये याद रखेंगे, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। 35 में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, mgh। तो मास इंटू जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g इंटू हाइट, यही ना, डी ऑप्शन। 36 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जूल। जूल वर्क इज इक्वल टू एफएस, एफ यानी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीटर यानी इक्वल टू जूल, तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्या, जूल। 36 का ए ऑप्शन। 37, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अभी तो बात की, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, डी ऑप्शन। 37 का, 37 क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। 38, वर्क विल बी सेड टू बी नॉट डन, फोर्स जो है, वर्क जो है नहीं कहा जाएगा, कब, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर कैसा, परपेंडिकुलर, ना रे 90 डिग्री, अभी तो बताए, एफएस कॉस थीटा में अगर थीटा 90 हो गया तो वर्क नहीं कहा जाएगा, जीरो वर्क, है ना। 39 में आइए भाई, 39 क्या कह रहा है, ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इतना, इफ द वर्क डन इज 50 जूल देन एंगल। अरे भाई 10 मीटर गया है, फोर्स इतना लगा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन दे दिया कितना 50 जूल,
एफ दे दिया 10, एस दे दिया 10, कह रहा थीटा कितना हो गया अभी है, इसको इधर लाइए 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। सिंपल सा तो फॉर्मूला था। 40 नंबर, ए फोर्स इतना एक्ट ऑन ए बॉडी, द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना, कह रहा है फोर्स इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना, वर्क डन कितना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो एफ कितना है भाई 2i प्लस 3j प्लस के, अब इसका डॉट कर दीजिए, माइनस 2i प्लस जे माइनस के। अब डॉट में क्या करेंगे, i को i से माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4, और j को j से प्लस 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 3, k को k से माइनस 1, यानी क्या हो गया -5 प्लस 3 -2 यूनिट है, जूल नहीं दिया हुआ है तो 2 यूनिट, -2 यूनिट, ठीक तो है। ये हमने 40 क्वेश्चन किया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखा जाए 41 क्या कह रहा है, ए फोर्स F इज इक्वल टू 3i प्लस bj प्लस 2k acting on a particle causes a displacement of this in its own direction. If the work done is 6 joule, the value of B. तो अगर कह रहा है कि फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ और वर्क डन टोटल 6 जूल हुआ, तो कह रहा है बी का वैल्यू क्या। तो हम लोग जान रहे हैं कि सर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एफ और एस को डॉट, तो वर्क डन हमारा 6 जूल दिया हुआ है, तो एफ डॉट एस कितना होगा, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो 3 2 जा 6 माइनस प्लस 2 प्लस बी, तो प्लस 2b प्लस 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 6, 3 दूना 6 हुआ ना, तो ये -6 प्लस 6 कैंसिल, देन 6 इज इक्वल टू 2b, देन b इज इक्वल टू कितना भाई 3, तो b इज इक्वल टू 3 आ गया आंसर। कितना एफ दिया है, एस दिया है, वर्क दिया है, करे बी कितना, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और वर्क एफ डॉट एस कीजिए, देखिए अभी निकल जाएगा। ओके 42 ए पार्टिकल मूव्स अंडर द फोर्स दिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 x1, द वर्क डन इज, देखिए यहां पर जो फोर्स है देखिए वेरिएबल दिख रहा है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x1 f dx, और f कितना है भाई 0 से x1 तक, और f है कितना ax dx, तो इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, a बाहर x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर की जगह x1 ax1 स्क्वायर बाई 2, ये आ गया ऑप्शन बी। सिंपल सा तो है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो x इक्वल टू 0 टू x1, तो 0 से x1 तक इंटीग्रेट करा दीजिए f dx को। 43 क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय एन अप्लाइड वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू इतना फ्रॉम x0 टू 2 वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू, फिर तो वही बात कह रहा है 0 से कितना 2 f dx, तो हो जाएगा 0 से 2 x प्लस 3x स्क्वायर dx, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 0 से 2x dx प्लस 0 से 2 3x स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, x स्क्वायर बाई 2 2 स्क्वायर बाई 2 यानी 2, 3x क्यूब बाई 3, तो 3x क्यूब बाई 3, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10 जूल, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 10 जूल। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए ना, इंटीग्रेशन जानते हैं आप, एनर्जी इज द, सिंपल सा बात है भाई, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट ए हाइट h इक्वल टू mgh। अरे h हाइट पर एक वस्तु है, इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh, द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बाबू,
47, two bodies of masses 2 kg and 32 kg have equal kinetic energy. What is the ratio of their momentum? तो Ke1 is equal to Ke2. देखिए ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी आया था और पहले भी आया हुआ है। तो P स्क्वायर P1 स्क्वायर बाई 2m1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाई 2m2 आया है ना। तो आपका P1 बाई P2 का रेशियो क्या हो जाएगा? अंडर रूट m1 बाई m2 कितना हो गया? 2/32 यानी 1/16 यानी 1:4। ठीक तो है, 1:4। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल तो यूनिट है, कैलोरी कैलोरी नहीं, कैलोरी भी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है, बट किलोवाट इज नॉट द यूनिट। ये ऑप्शन सही होगा, नहीं है सो पूछ रहा है। तो जूल एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन आपका जो किलोवाट है इट इज द यूनिट ऑफ पावर। जूल इज अ यूनिट ऑफ किसका? वर्क एंड पावर, पावर एंड एनर्जी, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, आइए भाई 49 का डी। 50 नंबर क्या हो गया? टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम। देखिए देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हम पहले निकाल के बताए हैं, Ke1 बाई Ke2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 बाई m1। नहीं, मोमेंटम इक्वल ना, तो अंडर रूट नहीं, सॉरी, ओनली m2 बाई m1। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2/1, 2/1। m1 है 1 kg, m2 है तो m2 पहले ना, 2/1। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड मोमेंटम 4 न्यूटन पर सेकेंड इज। एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg और मोमेंटम 4 न्यूटन पर सेकेंड है, तो कह रहे उसका काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m लगाइए ना। P स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 16 बाई 2 इंटू 1 यानी कि क्या हो गया जी 8 जूल। क्या ये सब कितना आसान सा क्वेश्चन है। आइए, इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन तो आपको बता चुके हैं, चाहे कोई भी कॉलिजन हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो फोर्स एरिया यानी मल्टीप्लाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। देखिए इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अब देखिए इसके पहले क्या था, इन परफेक्टली इलास्टिक था और यहां कह रहे परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, लेकिन वहां पर काइनेटिक एनर्जी बोथ कंजर्व। द वर्क डन इन रेजिंग ए मास ऑफ 1 kg फ्रॉम द ग्राउंड टू ए टेबल ऑफ 1 मीटर हाइट इज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, mgh। m 1 kg, g 9.8 और हाइट भी 1 है तो 9.8 जूल बस। 56 द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये सब तो सिंपल देखिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ्ड। तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 57 देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो v के स्क्वायर पर डायरेक्टली, तो वेलोसिटी हाफ करेंगे तो एनर्जी भी घटेगा कितना, तो v का स्क्वायर यानी कि 1/4 टाइम्स एनर्जी इज हाफ्ड, देन व्हाट विल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4। अरे v का स्क्वायर तो v है, v/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी v/4 ना, v स्क्वायर बाई 4 ना आ जाएगा तो 1/4। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m। तो अभी तो कितना बार काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m हो रहा है 58 का डी ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। निम्नलिखित में से कौन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, बट फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव। 59 का ए, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां छूट गया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। तो देखिए वेलोसिटी को 3 गुना, तो हाफ mv² में वेलोसिटी को 3 भी कर देंगे भैया, ये क्या 9v², यानी 9 टाइम्स ना, ये आ गया 9 टाइम्स हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, एनर्जी रिलीज्ड विल बी, तो एनर्जी जब किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन लगेगा, E = mc²। मास कितना है 1 ग्राम, तो 1 × 10⁻³ 3 × c, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 3 × 10⁸ का 16, यानी कि 9 × 10⁻16 में से 3 13, ये ना आ गया। देखिए मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन ही लगाएंगे, और आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन कहता है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द रिलेशन E = mc²। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट यानी आप जो एनर्जी का जो लेन देन होता है, आपका बिजली बिल जो खर्च हो रहा है वो किस रूप में, किलोवाट आवर में हो रहा है, जिसको हम लोग एक यूनिट कहते हैं। किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है ये। आफ्टर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होना चाहिए, किसको कहेंगे, बॉडी जब एक दूसरे से चिपक जाएगा। आफ्टर टकराने के बाद अगर बॉडी चिपक जाता है तब इसको कहा जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। 64 का बी, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, देखिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 65 का ए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। आइए 66 में किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ फॉलोइंग, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो अभी तो बात की है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट नहीं है, किलोवाट आवर है। किलोवाट होता, किलोवाट अगर जैसे पहले भी दिमाग में अगर कंफ्यूजन चल रहा होगा, किलोवाट जो है पावर का यूनिट है, तो फिर किलोवाट आवर, तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, पावर इंटू टाइम। तो पावर का हो गया किलोवाट और इंटू आवर का आवर, टाइम का आवर, तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कहिए, वर्क डन कहिए। तो यहां वर्क डन ना देकर के एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी का यूनिट होगा, वर्क का नहीं होगा। 67 वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी भैया, नॉट मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। फॉर ए इलास्टिक कॉलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, इलास्टिक कॉलिजन के लिए, तो इलास्टिक कॉलिजन के लिए एक मिनट, E इज ग्रेटर देन, तो होगा ही नहीं ये ऑप्शन भाई, ये गलत है। E का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच ही लाई करता है, ये ऑप्शन गलत है। इलास्टिक कॉलिजन के लिए ना बोल रहा है 0, अगर इलास्टिक कॉलिजन के लिए E इक्वल टू 1, ये कहां से गलत कर दिया, इलास्टिक कॉलिजन के लिए E इक्वल टू 1। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू 1, ये गलत है। इन एन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट व्हाट हैपेंस टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इन एन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में
इन एन इलास्टिक कोलिजन व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये भी गलत है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अब देखिए यहां भी ऑप्शन गलत है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, थोड़ा मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग करने वाला, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, 70 का बी गड़बड़ है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ, हाँ ml0t-2, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत कर दिया है वो, 70 भी 69, 68, 69, 70 आप लोग अपने अपने असाइनमेंट में सुधार लेंगे भाई। इलास्टिक कॉलिजन के लिए E = 1, इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बी ऑप्शन। आइए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, तो F = -kx, तो k को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, k = F/x, तो F के लिए डायमेंशन mlt-2, x के लिए L, तो क्या हो जाएगा ml0t-2, ठीक है ये ऑप्शन। 71 का A, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 0, ठीक है ये E = 0। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे एनर्जी हो ml2t-2, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो सेम, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, सब फॉर्मूला सेम, ml2t-2। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर ml2t-3, वर्क डन बाई टाइम, अरे भाई पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन के लिए ml2t-2 बाई टाइम का t, ये ऊपर गया -3, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड वर्टिकली, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना होगा जब वस्तु को ऊपर उठाया जाए, तो भैया जब वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, अपोजिट तो निगेटिव वर्क, 76 का सी। आइए, इफ ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड मूव्स विथ वेलोसिटी v, द पावर विल बी, कल देखिए तो पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाई टाइम, और वर्क डन इज इक्वल टू F × S/T, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यानी F × V, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऑप्शन ए, 77 का ऑप्शन ए, ओके। चलिए अब देखा जाए, यहां से कंटिन्यूअस नंबरिंग नहीं दिया है, ठीक है, तो एक एक करके जान लें फिर से, एक नंबर से 77 के बाद, ओके बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है 77 में, ए रेन ड्रॉप of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter per second. If the resistive force is proportional to the speed of the drop, resistive force जो लग रहा है वो ड्रॉप के स्पीड के प्रोपोर्शनल हो रहा है, the work done by the resistive force। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लंबा ऑप्शन याद रखिए, -8.75, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ किसका, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जूल नॉट कूलम, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 × 10⁻⁻19 joule. It is the unit of energy. ठीक है। The power of water pump is 2 kilowatt. If G equal to amount of water, तो P is equal to क्या हो जाएगा जी, mgh/T। तो M equal to क्या हो जाएगा, P × T/GH, यहां से ये निकल जाएगा। P कितना दे रहा है, 2 किलोवाट, 2000 वाट, टाइम कितना 1 मिनट यानी 60
60 सेकेंड बाई जी 10 लेने बोल रहा है और हाइट कितना है 10 मीटर। तो 1 2 यानी कि 1200 केजी, लीटर में दिया 1200 लीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए 4 का, इफ एन एथलीट डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड, अगर एक एथलीट जो है 500 जूल वर्क करता है 4 सेकेंड में, व्हाट इज द पावर आउटपुट? तो पावर इज इक्वल टू W बाई टी, W 500 बाई 4, 125 वाट। क्या 6 नंबर, द अमाउंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 50%। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, सीधा सा बात है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव। कई बार ये फोर्स है, देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव है। ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, किधर? थ्रू ए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग 60 डिग्री। ये फोर्स इधर लगा, ये 60 डिग्री का एंगल लगा के डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो कह रहा वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एफ एस कॉस थीटा। तो एफ हो गया 50, 10 और कॉस 60 यानी कि 1/2, कितना हो गया? 250, 250 जूल का वर्क डन आ गया ना, 250 जूल। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, न्यूटन यानी फोर्स इंटू मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क, वर्क यानी जूल, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, वर्क डन इन एक्सटेंशन, तो ये आपका बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, से इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, आ जाएगा 8 जूल। x1 x2 दिया हुआ है ना, एक्सटेंशन k दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकली विथ ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। तो इनइलास्टिक कोलिजन में द स्पीड ऑफ सिस्टम आफ्टर वेलोसिटी v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। तो m1 u1 mv क्या हो जाएगा? ये mv प्लस u2 0 mv बाई m प्लस 2m यानी कि mv बाई 3m यानी v बाई 3। यहां देखिए ऑप्शन थोड़ा उल्टा हो गया है, ये 3 बाई v नहीं है, ये v बाई 3 है, ऑप्शन सी, ये v बाई 3 है। अरे जान रहे भाई, इलास्टिक कोलिजन में फाइनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ए क्रेन लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, पावर ऑफ द क्रेन, पावर इज इक्वल टू mgh बाई टी, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू m 100 इंटू g ले लिया जाए 10 इंटू 10 बाई टाइम कितना है 40 सेकेंड है भाई, 1010 4 से 25 यानी 250 वाट का पावर है उस क्रेन का। तो ये आपका लेसन 5 कंप्लीट हुआ। अगला लेसन है 6 रोटेशनल मोशन बच्चों, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जाएगा। तब तक आप इस 5 लेसन के एक एक क्वेश्चन के एक एक एक्सप्लेनेशन को देखते जाइए और फिर से वही बात दोहराएंगे कि आपको इस बात में शक नहीं करना है, मन लगा के पढ़ के जाइए, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। और अभी तक हमने 4 वीडियो भेज दिया है, और अगर आपको वीडियो सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद कुछ बेनिफिट्स नजर आ रहा होगा तो रिक्वेस्ट है, क्यों नहीं करते हैं भाई, थोड़ा सा लाइक शेयर और कमेंट, शेयर कीजिए ना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या है शेयर भाई? किसी अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहीं तो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सके। तो
और साथ में मेरा बेनिफिट हो जाए। अरे आपका तो बेनिफिट हम करा रहे हैं, थोड़ा मेरा बेनिफिट तो करा दीजिए फ्री का। ओके बाय।